Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी एंड आज हम शुरू करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। सो जस्ट क्विकली हम कल का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। उसमें हमने पढ़ा था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स थे, इसका स्कोप क्या था, इम्पॉर्टेंस क्या थे, व्हाट वाज द की एरिया जो हम स्टडी करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। फिर उसके बाद हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड्स क्या कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने देखा था डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि कुछ इफ़ेक्ट्स थे, जैसे बेवलिन इफ़ेक्ट, ब्रेड वैगन इफ़ेक्ट या फिर स्नोव इफ़ेक्ट। और लास्ट में हमने देखा था कि एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, कैसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो ये हमने देखा था कल की वीडियो में, और आज हम करने वाले हैं उससे आगे का टॉपिक, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो बिफोर रीडिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमारा बेसिकली डिमांड क्या होता है। तो जब हम डिमांड कब बनाते हैं, किस किस के पीछे बनता है, प्राइज एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो शेप होती है डिमांड कर की वो ऐसे करके होती है। तो इसका मतलब क्या था, डिमांड का क्या कहता है कि व्हेन प्राइस गोज अप क्वांटिटी डिमांडेड विल बी गो डाउन। तो डिमांड हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। अगर प्राइस कम होते हैं तो जो क्वांटिटी जो हमारी डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। तो ये था हमारा इन्वर्स रिलेशन होता है किन दोनों में, क्वांटिटी एंड प्राइस में, या डिमांड में, वो डिमांड और प्राइस में बोल सकते हैं कि कैसा वो रिलेशन होता है, इन्वर्स होता है। अगर एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। अगर डिमांड बढ़ेगी, कब बढ़ेगी डिमांड, जब प्राइस कम होगा। तो ऐसा उनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। तो उससे आगे देख लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच quantity demanded of a goods or a service respond to change in one of its determining factor। जो डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, प्राइस हो गया, कंज्यूमर इनकम हो गई, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया। अज्यूमिंग ऑल द रिलेवेंट फैक्टर रिमेन अनचेंज्ड। जो और फैक्टर है उनको हम क्या मान लेते हैं, फॉर सेक ऑफ दैट टाइम कांस्टेंट मान लेते हैं, उन्हें अनचेंज्ड मान लेते हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं कि डिमांड में जो क्वांटिटी डिमांडेड है किसी प्रोडक्ट की, उसमें क्या चेंज आएगा, वो कितनी सेंसिटिव है। प्राइस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उसे बोल देंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम के रिस्पॉन्स में देख लेंगे कि क्या चेंज आएगा, जो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है तो उसको बोल देंगे इनकम इलास्टिसिटी। अगर हम जो रिस्पॉन्स है उसको हम किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो वहाँ पे उसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसी बहुत सारी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम बना सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि किसी कर्व पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जब हम अगर इलास्टिसिटी चेक करना चाह रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बनते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें से हमें मेजरली 3 पर फोकस रखना है। ये 3 हमारे सिलेबस में मोस्टली पूछे जाते हैं। कौन कौन से, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। तो अब एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे क्या है कि हम डिमांड का सेंसिटिविटी चेक करेंगे, डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे विद द इफेक्ट ऑफ प्राइस, कि प्राइस के रिस्पॉन्स में डिमांड कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, प्राइस के चेंज में डिमांड कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड में क्या अंतर आ रहा है, या डिमांड प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड में क्या अंतर आ रहा है। तो ये हम इसमें चेक करते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। कि डिमांड में क्या चेंज आएगा अगर प्राइस ऊपर नीचे हो तो। तो ये यहाँ पे
मैथमेटिकल फार्मूला दिया था, किसने दिया था ये? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला ये क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि कितना हमारा किस में वेरिएशन आया है? क्वांटिटी में। जैसे कि पहले क्वांटिटी Q1 थी, उसके बाद प्राइस कम होने पर क्वांटिटी कितनी हो गई? Q2 हो गई। और पहले प्राइस कितने थे? P1 थे, लेकिन बाद के प्राइस कितने हो गए? कम होके P2 हो गए। तो हमें इन्हीं का रेशो देखते हैं और हम चेक करते हैं कि वो रिस्पॉन्स कैसा है, कि डिमांड, और इसके बेस पे हम बेसिकली फिर परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वहाँ पे, या परफेक्ट इन इलास्टिक रिस्पॉन्स है, या रिलेटिव इलास्टिक रिस्पॉन्स है, ये सब हम वहाँ पे चेक करते हैं। तो ये होता है हमारा फार्मूला। कभी कभी सीधा सीधा पूछ लेते हैं, ऐसे करके एक फार्मूला लिखा होगा और वो पूछ लेंगे इनमें करेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फार्मूला कौन सा है। तो ये हमने देख लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। क्या होती है ये? कि चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। ठीक है। अब उसके बेसिस पे 4 तरीके की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनती है। एक को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा इन परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। अब इनको देख लेते हैं कि करके ये क्या होती हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है कि अगर प्राइस में ज़रा सा भी चेंज आया तो या तो डिमांड बिल्कुल इन्फानाइट को टच कर जाएगी, या फिर प्राइस में तुमने ज़रा सा भी बढ़ाया ऊपर की तरफ, अगर तुमने प्राइस इंक्रीज करी ज़रा से भी, तो क्या होगा? डिमांड बिल्कुल जीरो फॉल कर जाएगी। स्लाइट चेंज ऑफ प्राइस, आप प्राइस में बिल्कुल माइन्यूट चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या हो रहा है कि या तो जो आपकी डिमांड है वो बिल्कुल इन्फानाइट हो जा रही है, या फिर आपकी डिमांड बिल्कुल जीरो हो जा रही है। तो यही होती है परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन स्लाइट चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉज अ मेजर चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर प्राइस में ज़रा सा भी चेंज हुआ तो उससे क्या होता है? क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। सच एज इवन स्मॉल राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कैन रिजल्ट इन टू फॉल इन द डिमांड टू जीरो। अगर ज़रा सा भी प्राइस बढ़ाया अपने प्रोडक्ट का तो क्या होगा? डिमांड बिल्कुल सडन जीरो की तरफ चली जाएगी। वेयर एज लिटिल फॉल इन प्राइस, अगर आपने प्राइस के ज़रा सा भी कम किया, कैन रिजल्ट इन इंक्रीज द डिमांड टू इन्फिनिटी। अगर आपने प्राइस ज़रा सा भी कम किया तो आपकी डिमांड क्या हो सकती है? इन्फिनिटी को मैच कर सकती है। इन द परफेक्ट इलास्टिक डिमांड द डिमांड कर्व इज स्लाइटली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पे बनी हुई है, इन विच हॉरिजॉन्टल लाइन विच शोज द फ्लैटर द डिमांड कर्व हायर इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कर्व वैसे कैसे बनता है? ऐसे बनना चाहिए था अगर हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कर्व नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आते आते हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। और जैसे जैसे कर्व ऊपर की तरफ मूव करे और वर्टिकल हो जाए तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक बोल देते हैं। जो हम अभी देखेंगे कि परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होता है। वैसे समझाने के लिए बताया है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए तो ये परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, और ये बिल्कुल ही वर्टिकल लाइन हो जाए तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक, कि प्राइस में अगर हम ज़रा सा भी वेरिएशन देंगे या कम करेंगे तो डिमांड इन्फानाइट चली जाएगी। अगर हमने प्राइस ज़्यादा भी बढ़ाया तो हमारा जो डिमांड है वो जीरो हो जाएगी। ऐसा बेसिकली कहाँ पे होगा? जहाँ पे आप परफेक्टली, जो हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उनमें होता है एक परफेक्ट मार्केट। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो सारे प्रोडक्ट होते हैं वो एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो एक, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मार्केट है और उसमें बहुत सारे दुकानदार हैं और सबके पास एक जैसा प्रोडक्ट है, तो अगर किसी एक दुकानदार ने अपने प्रोडक्ट का ज़रा सा भी प्राइस कम किया, मान लो वो 2 रुपये भी कम कर दिया, 1 रुपये भी कम कर दिया, तो क्या हुआ कि और लोग कंपेयर करना शुरू कर देंगे कि वहाँ तो और जगह प्राइस सेम है लेकिन एक पे क्या है, प्राइस थोड़े से कम है। तो वहाँ पे क्या होगा कि एकदम सब लोग को पता पड़ेगी, तो उस दुकान पे क्या होगा? ज़्यादा लोग आएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा? डिमांड एकदम से जो नॉर्मल था उसके कंपैरिजन कई गुना, 1000 गुना बढ़ जाएगी।
हज़ार या लाख गुना बढ़ जाएगी। बेसिकली यहाँ कह रहे हैं कि इन्फाइनाइट को वो टच कर जाती है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि आप ज़रा सा भी प्राइस को फॉल करेंगे तो आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। और इसी मार्केट का अगर हम एग्जांपल लें, सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट हैं और कोई एक दुकानदार प्राइस बढ़ा दे तो उस पर कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। आप भी नहीं जाओगे। आप बोल दोगे कि जो आगे वाली दुकान है वो तो इतने में ही दे रही है, तो आप फिर दूसरी दुकान पर स्विच कर जाओगे। तो ऐसे क्या होगा कि जिस दुकान ने प्राइस बढ़ाए हैं उसकी जो क्या है डिमांड बिल्कुल उस दुकान पे बिल्कुल कम हो जाएगी, कोई ग्राहक उस पर नहीं आएगा। तो यही होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और हमें ये कहाँ देखने को मिलता है? परफेक्ट मार्केट में। दूसरा है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या होता है कि आप प्राइस को कितना भी चेंज कर दो, चाहे प्राइस आप पी यहाँ पे 10 रुपये था, यहाँ 20 रुपये कर दो, यहाँ 30 रुपये कर दो, लेकिन क्या होगा? डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट है, यहीं की यहीं पे है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस देन द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। आप चाहे कितने भी प्राइस में वेरिएशन ले आओ लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे आप प्राइस बढ़ा दो, चाहे आप प्राइस कम कर दो, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ये कब होगा? बेसिकली इसका परफेक्ट तो नहीं, लेकिन इसका जो मिलता जुलता एग्जाम्पल है वो है साल्ट, नमक। आप खाना में नमक, अगर आप डेली खाना खाते हैं तो आप उसमें ज़्यादा नमक थोड़ी डालना शुरू कर दोगे अगर वो सस्ता हो जाएगा तो, या वो महंगा भी हो जाएगा तो आप उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप कम नमक खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि नमक की क्वांटिटी बहुत हम कम यूज करते हैं। तो क्या है कि साल्ट के जो प्राइस हैं अगर आप उन्हें कितने भी ऊपर नीचे कर लो लेकिन जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो सॉल्ट इसका कैसा हो गया? एग्जाम्पल हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक का। और हमने परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक पढ़ लिए। अब इसका देख लेते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। इसका मतलब क्या है कि डिमांड में चेंज तो आएगा लेकिन वो कंपैरेटिव होगा। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस में देखो चेंज कम है लेकिन डिमांड में चेंज क्या है? ज़्यादा आ रहा है। तो बेसिकली इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है? चाहे आप इसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोल लो या फिर इसे इलास्टिक डिमांड बोल लो, बात एक ही होती है। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है? जहाँ पे प्राइस में आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में डिमांड में क्या हो रहा है? थोड़ा सा ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो यही होती है हमारी relatively elastic demand. The demand is relatively elastic when the proportion change in demand of a commodity is greater than the proportion change in the price. जितना प्राइस चेंज जो प्रोपोर्शनेट चेंज हमारा प्राइस में देखने को मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा हमें प्रोपोर्शनेट चेंज कहाँ देखने को मिल रहा है? क्वांटिटी में। तो यही होती है हमारी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसकी वैल्यू कहाँ से फ्लो करती है? 1 से लेके इन्फाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। जो मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल बताया था यहाँ पे कि ये इस तरह का स्लाइंट लाइन बनती है। तो यही यहाँ पे है कि एक लाइन ऐसे बन जाएगी। अगर ये लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी तो ये परफेक्टली इलास्टिक को मैच कर जाएगा, अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ चलेगी तो ये इन इलास्टिक को मैच कर जाएगी। तो ये हो गया हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब देख लेते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी की वैल्यू मूव करती है 0 से 1 के बीच में। यहाँ पे क्या होता है कि आप प्राइस में तो बहुत चेंज आ रहा है, जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस है वो काफ़ी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम है। ये यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू फिगर के थ्रू देख भी पा रहे हैं कि जो प्राइस में चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेयर टू क्वांटिटी के चेंज में। तो यही होता है हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक की चेंज इन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज in the demand of the product is lesser than the proportionate change in the price, the demand is said to be relatively inelastic demand. It is also called elasticity less than unity.
क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। तो ये हमारा हो गया रिलेटिवली इन इलास्टिक। फिर होता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है कि यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना चेंज आपके प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज कहाँ पे हो रहा है, आपकी क्वांटिटी डिमांड में हो रहा है। ये ऐसे फिगर भी देख पा रहे हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस है उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड है। तो ये होता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक। जब इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो कितना आता है, उसकी वैल्यू 1 आती है, इसीलिए तो क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। द यूनिटरी इलास्टिक व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट result in the same change in the unit quantity demanded. Here the shape of the curve is rectangular hyperbola. ये याद रखने की ज़रूरत है। ये पूछ लेते हैं कि यूनिटरी इलास्टिक में जो हमारा कर्व बनता है डिमांड का वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जो एरिया अंडर दिस कर्व बनेगा वो कौन सा होगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमारी हमने 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख ली। कौन कौन सी, एक बार सुबह से देख लेते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक जहाँ स्लाइड वेरिएशन से या तो डिमांड बिल्कुल इन्फानाइट हो रही है या फिर 0 हो जा रही है। परफेक्टली इन इलास्टिक जहाँ पे आप प्राइस को कितना भी वेरिएशन दे लो लेकिन हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है। रिलेटिवली इलास्टिक, प्राइस में थोड़ा सा चेंज करेंगे लेकिन उसके बदले में जो हमारे क्वान्टिटी में चेंज आएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। रिलेटिवली इन इलास्टिक, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है कि आप प्राइस में तो आप ज़्यादा चेंज कर रहे हैं लेकिन तब भी डिमांड में बहुत कम चेंज ही देखने को मिल रहा है। और फिर हमारा यूनिटरी इलास्टिक जहाँ पे प्रोपोर्शनेट चेंज दोनों में बराबर होता है। तो ये हमने 5 तरह की अपनी वो देख ली कि क्या होती है हमारी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। उसके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड कर्व यहाँ पे होना चाहिए था, शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब हम ये देख लेते हैं कि डिमांड कर्व कब शिफ्ट कर जाता है। तो कब शिफ्ट करता है डिमांड कर्व, अ शिफ्ट अकर व्हेन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस चेंजेज सच एज इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के लिए ये डिमांड कर्व चेंज हो सकता है, मतलब डिमांड कर्व शिफ्ट कर सकता है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन। अप और डाउन तो नहीं कह सकते, इसको राइट या लेफ्ट कह सकते हैं। ये किसी एक कांस्टेंट प्राइस पे, अगर सपोज किसी व्यक्ति की इनकम थी पहले 100 रुपये, अब एकदम से उसकी इनकम हो गई 200 रुपये, तो क्या होगा कि वो पहले वो 5 यूनिट खरीदता था किसी सामान की, तो अब वो उसकी एकदम से 20 यूनिट खरीदने लग जाएगा। तो डिमांड कर्व क्या हुआ, राइट की तरफ शिफ्ट कर गया। जैसे यहाँ पे ये था, किसी प्रोडक्ट की जो पैसे थे वो कितने 4000 रुपये चल रहे हैं मान लो, और वो 5 क्वांटिटी इसकी अफोर्ड कर पाता था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उनकी इनकम बढ़ी तो उन्होंने क्या किया, फिर उसकी 6 क्वांटिटी वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मतलब डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो गया, रेड से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब वो क्या है, सेम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी अफोर्ड कर पा रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ, डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइट डायरेक्शन में। ऐसे ही मान लो कि अगर उनकी सैलरी कम हो गई, उनकी इनकम कम हो गई, तो पहले वो 5 अफोर्ड करते थे लेकिन अब सैलरी कम होगी तो अब क्या है, वो कम खरीद पाएंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर गया हमारा डिमांड कर्व। अब वो सिर्फ 4 ही जो उसकी यूनिट है वो अफोर्ड कर पा रहे हैं किसी प्रोडक्ट की। तो यही होता है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, डिमांड इंक्रीज कर जाएगी राइटवर्ड शिफ्ट में एट द सेम प्राइस हमारे ख्याल सेम रहनी चाहिए। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, तो जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। तो यही होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब इसके बाद देख लेते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब जब हम कर्व के अलोंग मूव करते हैं, या तो कर्व पे ऊपर की तरफ मूव करेंगे या नीचे की तरफ मूव करेंगे। देखो अगर हम यहाँ खड़े हैं मिड पॉइंट पे, मान लो इसे मिड पॉइंट मान लो, अगर इससे हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि देखो प्राइस बढ़ रहे हैं
है ना, ऊपर की तरफ। अब इस पॉइंट पे देखेंगे हम तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं और क्वांटिटी हम कम खरीद पा रहे हैं। जब 8 रुपये था उस चीज़ का प्राइस, किसी प्रोडक्ट का प्राइस 8 रुपये था, तब उसकी 100 क्वांटिटी हम खरीद पा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए एकदम से, तो फिर क्या हुआ, अब हम उसकी कितनी क्वांटिटी अफोर्ड कर पा रहे हैं, 80 यूनिट, 80 यूनिट अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये होता है हमारा अपवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पर डिमांड क्या है, घट गई, कम हो गई। ऐसे ही अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए तो वहाँ से क्या होगा, एकदम से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। इसका मतलब है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब डिमांड इंक्रीज कर गई। तो यही होता है हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ अ सेम गुड्स चेंज विद द डिमांड कर्व डज नॉट शिफ्ट। देखो यहाँ पे यही बोल रहा है कि मूवमेंट हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ सेम गुड्स चेंज। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कर्व के अलोंग हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। और जब, लेकिन इस केस में क्या होता है, शिफ्ट नहीं आता है। यहाँ पे क्या है, इनकम वगैरह चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे क्या है, प्राइस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। शिफ्ट कब आ रहा होता है, जब इनकम या टेस्ट या कोई और प्रेफरेंस उनकी चेंज हो रही है, तब वहाँ पे क्या आता है, शिफ्ट आता है डिमांड कर्व में। लेकिन सिर्फ प्राइस के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, मूवमेंट अलोंग द कर्व देखने को मिलता है। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। एक्सटेंशन कब होगा, जब हमारा प्राइस कम होगा, जिससे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ जाएगी। ये कौन सा मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब प्राइस हमारे बढ़ जाएंगे, जिससे कि क्वांटिटी डिमांड हमारी घट जाएगी। इसे हम अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। तो यही था हमारा डिमांड शिफ्ट एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब इसके बाद देख लेते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हमने रिस्पॉन्स चेक किया था डिमांड का विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, जिसको हमने बोला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, मतलब क्या रिस्पॉन्स दिखाएगा जब अब किसी कंज्यूमर की इनकम में कम या ज़्यादा होगी। तो यही होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स टू चेंज इन द कंज्यूमर इनकम वाइल कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे प्राइस हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं हमारी, ठीक है, टैक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, और अदर डिटर्मिनेंट जितने भी डिमांड के हैं उन सबको हम यहाँ पे कांस्टेंट मान लेंगे। प्राइस को भी कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि अब किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम इनकम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। फॉर्मूला सेम है, वहाँ पे हम इनकम के रिस्पेक्ट में देख रहे, वो प्राइस के रिस्पेक्ट में देख रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो यहाँ पे प्राइस था। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, इनकम के में। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब यहाँ पे जो ये वेरिएशन है, ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से कई तरह की वैल्यू निकल के आती हैं, तो उनको देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पे जो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारी इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो वहाँ पे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज, कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है उसी हिसाब से डिमांड भी वो क्रिएट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ऐसा कब होगा, नॉर्मल गुड्स, क्लोथ्स एंड गैजेट्स। अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, डिमांड डिक्रीज करेगी एज इनकम इंक्रीज। जैसे ही ये किस केस में होगा, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के केस में क्यों होगा, क्योंकि अब उनकी इनकम बढ़ गई है तो वो अब इन्फीरियर गुड्स की तरफ से किसी अच्छे सामान की तरफ वो मूव कर जाएंगे, जिसमें क्वालिटी अच्छी होगी वो उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। तो ऐसे हो गया हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है तो इसका मतलब क्या है, डिमांड रिमेन अनचेंज विद इनकम, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल है सॉल्ट। मैंने बताया था कि वो क्या है,
कि आप सॉल्ट को ज़्यादा खाना थोड़ी शुरू कर देंगे। अगर आपकी इनकम पहले मान लो 1000 रुपये थी, अब 2000 रुपये भी होगी, तब भी आप सॉल्ट तो उतना ही खाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर जो इनकम इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी, जीरो होगी। अब किसी चीज़ को हाईली इलास्टिक और लो इलास्टिक कब बोलेंगे, जब जब इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, जैसे ऐसे इनकम बढ़ती जा रही है। ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जो महंगे होने पे भी बहुत ज़्यादा खरीदे जाते हैं? कौन से गुड्स थे वो? लग्जरी गुड्स थे। बेसिकली लग्जरी गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वेवलेंट के गुड्स होते हैं, है ना। जैसे ज्वेलरी हो गई, या एक्सपेंसिव कार हो गई, वॉचेज़ हो गए, और डायमंड्स हो गए, ये होते हैं हमारे लग्जरी गुड्स। और रिलेटिवली वो लो इलास्टिक कब बोलेंगे, जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। यहाँ पे क्या होगा, डिमांड राइजेस लेस देन दी इनकम। डिमांड बढ़ेगी तो सही, जो वो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन उसके कंपेरिजन में क्या होगा, डिमांड हमारी कम बढ़ेगी। तो ये होते हैं हमारे नेसेसिटी प्रोडक्ट लाइक मिल्क एंड सोप। हाँ, ये बात सही है कि जैसे अगर आप पहले 1 किलो दूध खरीदे तो हो सकता है कि अब आप 2 kg ऑफ मिल्क खरीद सकते हैं, या 2 लीटर ऑफ मिल्क खरीद सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आप एकदम से ज़्यादा नहीं खरीदना शुरू करें, थोड़ा बहुत आप इंक्रीज करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। जैसे कि आपकी इनकम बढ़ी तो आपने सीधा 10 लीटर दूध पीना शुरू कर दिया, पहले आप 1 लीटर पीते थे, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आप ये हो सकता है कि पहले आप 1 लीटर खरीदते थे, तो अब आप 2 लीटर शायद खरीदना शुरू कर देंगे। तो ऐसा चेंज हमने देखने को मिलता है। तो इनको बोलते हैं लो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम डिमांड। इसके बाद हमारा तीसरा है हमारी इलास्टिसिटी, वो कौन सी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि एक ही डिमांड में हम चेक करेंगे जब पी के प्राइस क्या हो रहे हो, वो सॉरी बी के प्राइस क्या हो रहे हो, ऊपर या नीचे। ठीक है, यार मान लो एक ही डिमांड में क्या चेंज आएगा जब पी के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो यही होता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड व्हेन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स चेंज। किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आने से जो एक पहला प्रोडक्ट है उसके क्वांटिटी में कितना फ़र्क आ रहा है, उसी को बोलते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर क्या है, ए और बी कोई प्रोडक्ट हैं, तो ए की क्वांटिटी में हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं जब बी के प्राइस चेंज हो रहे हैं। मतलब क्वांटिटी ए की चेंज हो रही है, लेकिन प्राइस हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यही है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है, वो कैसे गुड्स के लिए होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, टी, कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी। जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मतलब या तो आदमी टी पिएगा या कॉफ़ी पिएगा, ऐसा मानते हैं, या तो इंसान कोक पिएगा या पेप्सी पिएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं। और इनके केस में जो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी है, पॉजिटिव है। ऐसे ही अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, मतलब वैल्यू नेगेटिव नहीं है, मतलब क्रॉस जो उसका रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि डिमांड ऑफ ए डिक्रीज व्हेन प्राइस ऑफ बी इंक्रीज। मतलब यहाँ पे क्या है, कार एंड पेट्रोल, प्रिंटर एंड इंक, ये कैसे प्रोडक्ट के लिए होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए होती है। यहाँ पे क्या है कि जैसे कार है, कार के मतलब कार का एकदम क्या हुआ, डिमांड कम हुई, तो इससे क्या होगा, पेट्रोल की भी डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि डिमांड ऑफ ए डिक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ वी इंक्रीज। जैसे ही कार के प्राइस इंक्रीज कर गए, प्राइस इंक्रीज करके कार के प्राइस, तो डिमांड क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, किसकी, कार की। जैसे प्राइस की डिमांड, मतलब प्राइस इंक्रीज करे तो डिमांड क्या हुआ, डिक्रीज करके, उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, जो पेट्रोल थी हमारी उसके भी क्या हुआ, जो डिमांड थी वो डिक्रीज होगी। तो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। इस केस में हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और अगर क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट अनरिलेटेड है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि शूज एंड बनानास की
प्राइस चेंज होने से शूज़ पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना शूज़ के प्राइस चेंज होने पर बनाना पे कोई फ़र्क आएगा। तो ये कैसे प्रोडक्ट हो गए? अनरिलेटेड प्रोडक्ट, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। ये हमारा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कौन सा? लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे लॉ ऑफ डिमांड था उसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई, देख लेते हैं जल्दी से। द लॉ ऑफ सप्लाई इज अ थ्योरी इन इनकम इकोनॉमिक्स दैट इंडिकेट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। जो हमारा डिमांड थी उसमें जो डिमांड थी उसमें हमारा रिलेशन कैसा था? ऐसे करके था। वहाँ पे कहता था इन्वर्स रिलेशन था प्राइस एंड क्वांटिटी में। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है? जो सप्लाई है वो जो क्वांटिटी जो सप्लाई है उसमें क्या डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करता जा रहा है, हमारी सप्लाई भी इंक्रीज करती जा रही है। देखो यहाँ पे सप्लाई पहले इस पॉइंट पे इतनी Q1 सप्लाई मान लो S1 सप्लाई थी, और हमारी P2 प्राइस पे S2 सप्लाई हो गई। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी क्या है? सप्लाई भी बढ़ती चली आ रही है। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे कैसा था? इन्वर्स रिलेशन था, किसमें? डिमांड के केस में। इट सजेस्ट दैट ऑल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे वही सीन है कि ऑल फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए। इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज इट लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज़ के जैसे दाम बढ़ गए, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज फ्रॉम 2 kg टू 20 kg टू 25 kg। जैसे ही दाम बढ़ गए, प्राइस बढ़ गए किसी, मतलब वीट मतलब गेहूं के जैसे दाम बढ़े, तो किसान ने देखा कि दाम बढ़ गए, ये अच्छा टाइम है अपनी फसल बेचने का। तो वो क्या है, वहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो उनका और गेहूं होगा उसको भी वो मार्केट में लेके आ जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस बढ़े तो सप्लाई भी इंक्रीज कर गई। तो यही होता है लॉ ऑफ सप्लाई। ये इसके कुछ अजम्पशन है लॉ ऑफ सप्लाई के। क्या क्या? नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन नंबर ऑफ सेलर, नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जो गुड्स भी कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो ये है इसके अजम्पशन कुछ। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे सप्लाई कर्व है और सप्लाई शेड्यूल है। जब टेबल की फॉर्म में बना देंगे तो इसे शेड्यूल बोल देंगे, और अगर हम इसे कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसे क्या बोलते हैं? वो सप्लाई कर्व बोल देते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती हैं। ठीक है, तो वो एक एक करके देख लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कब होगी? A commodity become perfectly elastic when elasticity of a supply is infinite. It mean that slightly change in the price, जैसे ही प्राइस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, द सप्लाई बिकम इन्फाइनाइट। सप्लाई कैसी? इन्फाइनाइट को टच कर जाती है। फॉर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज जीरो फॉर एनी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पर प्राइस में बिल्कुल देखो जीरो चेंज आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? सप्लाई जरा सा भी अगर यहाँ चेंज हुआ तो सप्लाई एकदम इन्फानाइट की तरफ चली जाती है। तो यही होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक। ये कर्व ऐसे करके बनेगा, ये इस लाइन यहाँ पे दिख रही है हमको, ये परफेक्टली इलास्टिक की है। परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कब बनेगा कि आप प्राइस में चाहे कितना भी चेंज कर लो लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यही होता है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक। जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे दिख रही है हमें, परफेक्ट जो प्रोडक्ट सप्लाई is said to be perfectly inelastic when percentage change in the quantity supplied is zero irrespect of the change in its price. This type of price elasticity of supply applies to exclusive item, for example designer gown styled by famous personalities। ठीक है, तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि आप चाहे कितना भी चेंज कर लो प्राइस में, लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो कांस्टेंट ही रहेगी। आप उसको एकदम से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक कब होगा? जो हमारा चेंज इन प्राइस और चेंज इन सप्लाई क्या हुआ है? प्रोपोर्शनेट, मतलब
बराबर चल रहा है। प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी हैव यूनिट इलास्टिक सप्लाई व्हेन द चेंज इन इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इज proportionate or equal to the change in price. The elasticity of supply in this case is equals to 1। मैंने यहाँ पे वैल्यू मेंशन भी कर रखी है। इसके बाद है हमारा मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो इलास्टिसिटी है बेसिकली रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। When the percentage change in the supply is greater than the percentage change in the price, then the commodity has the price elasticity of supply greater than 1। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा प्राइस में तो थोड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा चेंज आया प्राइस में, क्या हुआ, सप्लाई ने एकदम से सप्लाई प्रोडक्ट की मार्केट में बढ़ा दी। तो ये होता है हमारा इलास्टिक सप्लाई। इसके बाद है हमारा लेस देन यूनिट, ये क्या है, इन इलास्टिक बोल सकते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक बोलेंगे। बेसिकली क्या बोलेंगे इसे, रिलेटिवली इन इलास्टिक, कि आप प्राइस में देखो कितना चेंज आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम है। क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई में जो हमारा चेंज है वो कम है। जो बहुत चेंज आ गया लेकिन क्या हुआ, फिर भी जो सप्लाई है वो नहीं मीट कर पा रही है किसको, डिमांड को। तो यहाँ पे जो इन इलास्टिक है वैल्यू, सॉरी जो डिमांड वाली बात बोली मैंने, जो मीट कर रही है वो वाली बात सही नहीं है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो चेंज इन प्राइस आ रहा है वो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सप्लाई। तो यही था हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। व्हेन द चेंज इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज लेसर एज कंपेयर टू चेंज इन इट्स प्राइस, वी कैन से दैट इज अ रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। इट in such a case the price elasticity of supply is less than 1। ये यहाँ पे हमें ये लाइनर ऑफ याद रखना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जहाँ पे जब हमारे दोनों पॉइंट, जो सप्लाई कर्व है वो ऐसे जाता है और डिमांड कर्व हमारा इन्वर्स चलता है, तो वो इस तरीके से बनेगा। तो जब यहाँ दोनों आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम प्राइस इक्विलिब्रियम, कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है, बराबर हो जाती हैं। और इस पॉइंट पे जो प्राइस होता है उसी को हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब यहाँ पे जो खरीदार है और जो बेचने वाला है वो एग्री कर जा रहे हैं कि हाँ वो इस प्राइस पर मतलब डील करने को तैयार हैं। बेसिकली सप्लायर और दुकानदारों के बीच में ये चीज़ होती है। एक दुकानदार रेडी हो गया सप्लायर से इस पर्टिकुलर प्राइस पे ख़रीदने को, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन भी बनती हैं। प्राइस इक्विलिब्रियम मैंने आपको भी बता ही दिया क्या होता है। देखो अब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो वहाँ पे क्या होगा, शॉर्टेज होगी। तो प्राइस क्या होगा, जब शॉर्टेज होती है किसी चीज़ की तो वहाँ प्राइस क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। लेकिन जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड हो, ख़रीदने वाले ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, मार्केट में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाएगी। प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है मार्केट में हर जगह अवेलेबल होगा, उसके इसमें क्या होगा, प्राइस कम हो जाएंगे। जब डिमांड और सप्लाई बराबर है मतलब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम प्राइस वहाँ पर अटेन हो गया, तो वहाँ प्राइस क्या है, स्टेबल प्राइस आ जाएंगे। और मोस्टली सब इसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मार्केट में थोड़ी सी, हर कोई देखता है कि मार्केट में बहुत उथल पुथल है तो लोग इतना ज़्यादा पैसा लगाते नहीं हैं, है ना। लेकिन जब मार्केट थोड़ी स्टेबल होती है तो लोग देखते हैं कि अब मार्केट स्टेबल है, अब हम पैसा लगा सकते हैं। तो फिर जब बायर और सप्लाई और डिमांड मतलब वहाँ पे इक्विलिब्रियम मैच करता है, तो उसी को बोलते हैं हम स्टेबल प्राइस, और उसमें मोस्टली डील्स की जाती हैं। सो थैंक यू। ये था हमारी आज के क्लास के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड वी विल सी।